सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन, गु युए और लुओ गुइशिंग ने मिलकर पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वू झांगकोंग की अपार शक्ति और टूटा हुआ तालमेल उनकी हार का कारण बना। गु युए की चतुर्थ तत्वीय क्षमता सबको चौंका गई, फिर भी इस हार ने टीमवर्क और नेतृत्व की कमी को उजागर कर दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उनके स्तर पर एक शब्दीय युद्ध कवच बनाना अपनी सीमाओं को पार करने जैसा था। अगर तांग वुलिन और उसका समूह एकजुट नहीं होता तो ये सब केवल एक खोखला सपना ही रहता। हालांकि ये स्पष्ट था कि ना तो वू सिदुओ और ना ही लुओ गुइशिंग तांग वुलिन का सम्मान करते थे। ये स्वाभाविक था क्योंकि वो कक्षा अध्यक्ष था, एक ऐसा पद जो स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान और शत्रुता दोनों आकर्षित करता है। क्या मैं सच में ये सब चाहता हूँ? लेकिन तांग वुलिन पीछे हटने वालों में से नहीं था। अब जब वो कक्षा अध्यक्ष था तो चाहे जितनी भी चुनौतियां हों, वो अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाने वाला था। उसने गु युए के कंधे पर हल्के से थपकी दी, ये जताने के लिए कि उसे उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वो लुओ गुइशिंग के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। तुम बहुत शक्तिशाली हो और नेतृत्व करना जानते हो, लेकिन तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस समय मैं ही प्रथम वर्ष का कक्षाध्यक्ष हूँ। लुओ गुइशिंग की भौएं तन गई। तो क्या? तांग वुलिन मुस्कुरा रहा, उसकी आंखों के कोने से कुड़ गए। कुछ खास नहीं, बस ये बताना चाहता था कि इस सेमेस्टर में तुम्हारे पास मेरी जगह लेने का कोई मौका नहीं है। तुम बुद्धिमान हो, इसलिए जानते हो कि अंदरूनी कलह हमें ही पीछे खींचेगी। भले ही तुम मेरा सम्मान ना करो, फिर भी तुम्हें मेरे साथ सहयोग करना होगा। इस समय हम एक ही समूह में हैं, एक टीम, और हम प्रथम वर्ष की कक्षा परिषद भी हैं। साधना ऐसे है जैसे धारा के विपरीत नाव खेना। ये आसान नहीं होता और बहुत मेहनत लगती है। अगर हमें अपनी साथियों से आगे निकलना है तो हमें आपसी द्वेष छोड़कर साधना पर ध्यान देना होगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि एक ब्लैकस्मिथ के रूप में मैं सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा और अपनी पूरी क्षमता से धातु गढ़ूंगा। मैं अपने आप को पूरी तरह खपा दूंगा ताकि सभी की अपेक्षाएं पूरी हो सके, खासकर ताकि हम एक शब्दीय युद्ध कवच बनाने में सफल हो सके। और मैं ये भी वादा करता हूं कि सेमेस्टर के अंत तक हम सब के पास युद्ध कवच के कई हिस्से होंगे। इस स्तर पर हम सब एक ही मंच पर खड़े होंगे। इसलिए अगर तुम मेरी कुर्सी छीनना चाहते हो तो मेहनत करो, खुद को बेहतर बनाओ और फिर अगले सेमेस्टर में मुझे हराने की कोशिश करना। ये कहकर उसने लुओ गुइशिंग को सोचने के लिए अकेला छोड़ दिया और वू सिदुओं की ओर बढ़ गया। उसके अच्छे कान थे और वो लुओ गुइशिंग से ज्यादा दूर नहीं बैठी थी, इसलिए तांग वुलिन की सारी बातें उसने सुन ली थी। जैसे ही वो पास आया उसने सिर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगी। इस लड़ाई की हार की जिम्मेदारी मेरी है, तांग वुलिन ने उसकी नज़र का सामना करते हुए दृढ़ता से कहा। मैं सबके साथ ठीक से समन्वय नहीं कर पाया और शिक्षक वू की शक्ति को कम आंका। हो सकता है हम दोस्त ना हो, लेकिन हमें साथी बनना ही होगा। इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मैं चौथे दर्जे का ब्लैकस्मिथ नहीं हूँ, मैं 5वें दर्जे का ब्लैकस्मिथ हूँ। उस वाक्य ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर तांग वुलिन मुस्कुराया। मेरे जैसे व्यक्ति से दोस्ती करना एक अच्छा विचार है, जो भविष्य में एक दिव्य ब्लैकस्मिथ बन सकता है। आखिरकार हमारा लक्ष्य भविष्य में 4 शब्दीय युद्ध कवच है ना? उसने वू सिदुओं की ओर हाथ बढ़ाया। एक पल की हिचक के बाद उसने उसका हाथ थाम लिया और मजबूती से हाथ मिलाया। आज कक्षा के बाद मैं हमारे युद्ध कवच के लिए धातु गढ़ने जाऊंगा। उनके हाथ अलग होते ही बगल से एक आवाज आई। तुम जो कह रहे थे वो सही था, लुओ गुइशिंग ने कहा, सोच विचार समाप्त कर उनके पास आते हुए। तांग वुलिन उसकी ओर मुड़ा। इस बार लुओ गुइशिंग ने ही आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। तुम कक्षा अध्यक्ष और हमारे समूह के नेता हो, लेकिन अगर कभी तुमसे गलती हुई तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। तांग वुलिन ने उसका हाथ थाम लिया। तुम्हारे प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। उनकी निगाहें हवा में टकराईं, मानो चिंगारियां फूट रही हों। अपने घमंडी स्वभाव के बावजूद लुओ गुइशिंग को मानना पड़ा कि इस समय वो तांग वुलिन का सामना नहीं कर सकता। उसे और शक्तिशाली बनना था। आत्मविकास हमेशा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहा है। अगर वो बाह्य कोर्टयार्ड में रहते हुए तांग वुलिन से आगे नहीं निकल सका तो वो कभी शिखर पर नहीं खड़ा हो पाएगा। तांग वुलिन, गु युए और वू सिदुओ तीनों ही उसके लिए पार करने वाले लक्ष्य थे। इसी बीच तांग वुलिन ने गु युए को अपने पास बुलाया। उसने लुओ गुइशिंग का हाथ छोड़ा और अपना हाथ बीच में रखा। गु युए ने अभ्यास से भरी सहजता से अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। वू सिदुओ और लुओ गुइशिंग ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अपने हाथ भी ढेर के ऊपर रख दिए।
लड़ाई की शुरुआत से ही उनके समूह पर ध्यान दे रही शेन ई ने चारों को अंततः एकजुट होता देख संतुष्ट भरी मुस्कान बिखेरी। चुनौतियां डरावनी नहीं होती, उन्हें पार करने का तरीका न जानना डरावना होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि तांग वुलिन में इसकी कमी नहीं है। वरिष्ठ भाई का निर्णय सही था, वो जन्मजात नेता है। जैसे जैसे बाकी लड़ाइयां आगे बढ़ी, तांग वुलिन का समूह उन्हें ध्यान से देखता रहा। उनके बाद वाले समूह ने भी वू झांगकोंग को चुना। उसके बाद कुछ ने शेन ई के साथ अपनी किस्मत आजमाई। अंततः सभी पराजित हुए। केवल शू यू चेंग और यांग न्यानशिया के समूह ही कुछ मिनटों तक टिक पाए। वू झांगकोंग और शेन ई दोनों के पास 7 आत्मवलय थे। आत्मसाझी होने के कारण शिक्षकों को हराने में लगी आत्मशक्ति उनके लिए समुद्र की एक बूंद के समान थी। समूह युद्ध अभ्यास के बाद छात्रों ने दोनों शिक्षकों की शक्ति को स्वीकार किया। वो दोनों के सामने पूरी तरह असहाय थे। युद्ध कक्षा के बाद सभी को कुछ न कुछ लाभ हानि हुई, लेकिन ना तो शेन ई और ना ही वू झांगकोंग ने कोई टिप्पणी की। उन्होंने बस उस दिन की कक्षाएं समाप्त कर दी। यही था श्रेक अकादमी का शिक्षण तरीका। छात्रों को बिना किसी अधिक मार्गदर्शन के स्वयं सोचने और समझने के लिए छोड़ दिया जाता था। समस्या को पहचानना और समाधान निकालना ये सब छात्रों पर निर्भर था। जो लोग इस मार्ग के अंत तक चल पाते थे वही सच्चे प्रतिभाशाली कहलाते थे। चलो पहले दोपहर का भोजन कर ले, फिर युद्ध कवच बनाने पर चर्चा करेंगे। कक्षा समाप्त होते ही तांग वुलिन ने लुओ गुइशिंग, वू सिदुओ और गु युए को पकड़ लिया। चारों साथ मिलकर भोजनालय की ओर बढ़े। तांग वुलिन की अतल पेट क्षमता ने उसके 2 नए साथियों को हैरान कर दिया। जब वो खाना खत्म कर चुका था, वू सिदुओ बर्तनों के पहाड़ को घूर रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम इतना कैसे खा सकते हो? तुम्हें किसने पाला है? ये तुम्हारा काम नहीं है, गु युए तुरंत बोली। एक और बैठे लुओ गुइशिंग ने तांग वुलिन से गु युए की ओर देखा और बात समझ गया। उसी समय वू सिदुओ ने गु युए को ऐसी ठंडी नजर से देखा मानो जमा दे। जैसे ही वो बोलने वाली थी, तांग वुलिन ने बीच में टोक दिया। चलो, हमें एक कमरा किराए पर लेना है। ब्लैकस्मिथ संघ में कई कार्यशालाएं हैं, तो वहीं एक कमरा किराए पर लेकर उसे अपना बेस बनाएंगे। इस समय उनके लिए युद्ध कवच बनाना सर्वोच्च प्राथमिकता थी और चारों ब्लैकस्मिथ संघ की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर तांग वुलिन ने फेंग वुयू को ढूंढा और अपने आने का उद्देश्य संक्षेप में बताया। ठीक है, मैं तुम बच्चों को एक कमरा दे दूंगा। हर महीने 1000 योगदान अंक लगेंगे। फेंग वुयू ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद शिक्षक। तांग वुलिन अपने साथियों के साथ जाने ही वाला था कि फेंग वुयू ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली। रुको, मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ, उसके बाद मेरे पास आना। हम फोर्जिंग पर चर्चा करेंगे। तुम्हारे पास समय बर्बाद करने की फुर्सत नहीं है ना? ठीक है, 2 घंटे काफी होंगे, तांग वुलिन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उसे फेंग वुयू की आंखों में चमकती वो उन्मत्त रोशनी डराती थी। उसका ये शिक्षक अत्यंत अप्रत्याशित था। फिर भी अब जब वो फिर से स्पिरिट रिफाइनिंग का प्रयास कर सकता था, तो वो ये जानने को उत्सुक था कि फेंग वुयू उसे क्या सिखाएगा। 2 घंटे यानी 1000 परिष्कृत मेटल बनाने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि तांग वुलिन के पास पहले से ही भारी चांदी और मैजिकल चांदी मौजूद थी, लेकिन वू सिदुओ और लुओ गुइशिंग ने अभी अभी ब्लैकस्मिथ संघ से अपनी धातुएं चुनी थीं। वू सिदुओ ने स्टिजियन आयन चुना, एक दुर्लभ अंधकार गुण वाली धातु, जिसमें उदासी भरी ठंडी आभा थी। इसका स्वभाव अजीब था और बहुत कम लोग इसे सही ढंग से उपयोग कर पाते थे। इसी कारण ये अपेक्षाकृत सस्ती थी। लुओ गुइशिंग ने 1000 मोमेंट कॉपर चुना, एक अंतरिक्ष गुण वाली धातु। ये उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी और मध्यम दर्जे की धातु होने के कारण ज्यादा महंगी भी नहीं थी। तांग वुलिन मुश्किल से अपनी संतुष्टि छिपा पाया। किसी ने भी अपनी क्षमता से बढ़कर शीर्ष दर्जे की धातु नहीं चुनी थी। ऐसा करना, चाहे वो धातु कितनी भी अच्छी तरह क्यों न गढ़ सकता, युद्ध कवच निर्माण की प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित कर देता। एक शब्द युद्ध कवच बनाने का मुख्य उद्देश्य भविष्य की तैयारी करना था। जब समय आएगा कि तांग वुलिन का समूह 2 शब्द युद्ध कवच बनाए, तब वे पूरी तरह नए पदार्थों का उपयोग कर सकेंगे। उन्हें अभी चुनी गई धातुओं तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा। किराए की कार्यशाला में प्रवेश करते ही उसके विशाल आकार को देखकर लुओ गुइशिंग की आंखों में आश्चर्य झलक उठा। बुजुर्ग फेंग तुम्हारे साथ वाकई बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। ये कार्यशाला कम से कम 150 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की थी। ये सामान्य रूप से किराए पर मिलने वाली जगह से कम 2 गुनी बड़ी थी और इसमें सबसे बेहतरीन उपकरण और औजार भरे हुए थे। एक और धातुओं के लिए एक खाली शेल्फ रखा था। ये सब कुछ केवल 1000 योगदान अंकों प्रति माह के सस्ते दाम पर मिला था। यही होता है संपर्कों का फायदा।
तांग वुलन ने संकोच से मुस्कुराते हुए कहा, इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब मैं तुम्हारी धातु को 1000 शोधन कर लूं। गु युए, क्या तुमने कोई शुरुआती डिजाइन बना ली है? लोहार काम शुरू करने से पहले हमें उन पर चर्चा करनी होगी। गु युए ने सिर हिलाया। मैं पिछले कुछ दिनों से बाकी दोनों से सुझाव ले रही थी। मैं तुम्हारी स्थिति भी समझती हूँ, इसलिए कुछ शुरुआती ड्राफ्ट तैयार कर पाई हूँ। वह लोहार की मेज के पास गई और अपने स्टोरेज रिंग से नीले प्रिंट निकाल लिए। एक ब्लूप्रिंट हाथ में लेकर वो उनकी ओर मुड़ी। हमारे युद्ध कवच के पहले हिस्से के लिए मैंने दाहिने हाथ का कवच चुना है। ये इसलिए क्योंकि युद्ध में इसका उपयोग सबसे आसान है और इससे शक्ति में तुरंत सबसे बड़ा इजाफा होगा। उसने अपने हाथ में पकड़े ब्लूप्रिंट को फैलाया और अलग अलग चित्रों की ओर इशारा किया। हाथ का कवच अलग अलग हिस्सों से बनता है, जो असली हाथ को ढकता है, फिर अग्रभाग से होते हुए कोहनी तक जाता है। असल में ये हाथ और अग्रभाग दोनों का कवच है। ये वो डिज़ाइन है जो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैंने हैवी सिल्वर चुनी है, जिसकी मुख्य विशेषता आत्मा शक्ति को बढ़ाना है। ये सोचने के बाद कि तुम्हारे लिए क्या सबसे उपयुक्त होगा, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चूंकि तुम्हारा हाथ स्वर्ण ड्रैगन पंजे में बदल सकता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हाथ का कवच भी उसके साथ फैल सके। इसे संभव बनाने के लिए मैंने हथेली में एक रूपांतरण सर्किट कोर जोड़ा है, जिससे कवच तुम्हारी बाह के साथ बदल सके। मैंने उंगलियों के सिरों पर छेद भी छोड़े हैं ताकि तुम्हारे पंजे बाहर रह सके। आखिर वे पहले से ही बेहद तेज हथियार है। तुम्हारी रक्त शक्ति और आत्मा शक्ति को बढ़ाने के लिए मैंने हाथ के पीछे सर्किट कोर जोड़े हैं। ये एक द्वि लूप सर्किट कोर है जिसे मैंने खास तौर पर डिजाइन किया है। गु युए ने डिजाइन का कोई भी विवरण छोड़े बिना सब कुछ समझाया। उसके काम की बारीकी और जटिलता देखकर तांग वुलन स्तब्ध रह गया। डिजाइनर वाकई कमाल के होते हैं। ये पहली बार था जब तांग वुलन सर्किट कोर के बारे में सीख रहा था और ये देख रहा था कि डिज़ाइनों के भीतर कितनी जटिलता छिपी होती है। इस डिज़ाइन को हकीकत में बदलना साफ तौर पर बेहद कठिन था। तांग वुलन ने चोरी छुपे वू सिदो और लुओ गुइशिंग की ओर देखा। उनके चेहरे पर कोई अजीब भाव नहीं था। ये साफ संकेत था कि गु युए का डिज़ाइन सही दिशा में था। एक शब्द युद्ध कवच के हर हिस्से में कम से कम 3 सर्किट कोर चाहिए होते हैं। इसके मुकाबले 2 शब्द कवच के हर हिस्से में 5 सर्किट कोर चाहिए होते हैं। इन सर्किटों को धातु के भीतर ही बनाना पड़ता है, इसलिए उच्च गुणवत्ता वाली परिष्कृत धातु आवश्यक है। एक शब्द कवच के लिए 1000 शोधन धातु न्यूनतम आवश्यकता है। तांग वुलन ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि मैंने पहले तुम्हारे डिज़ाइन देख लिए। अब मुझे पता है कि धातु गढ़ते समय मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना है। जब मैं शोधन पूरा कर लूँगा तब डिज़ाइन के अनुसार उसे आकार दूंगा। आकार देते समय मैं दूसरी बार भी शोधन करूँगा ताकि धातु को ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा लचीला बनाया जा सके, जो भी डिज़ाइन के लिए ज़्यादा उपयुक्त हो। लुओ गुइशिंग ने हैरानी से तांग वुलन की ओर देखा। तुम एक धातु को 2 बार शोधन कर सकते हो? उसने सुना था कि युद्ध कवच बनाने के लिए द्विशोधित धातु बेहद जरूरी होती है। तांग वुलन ने सिर हिलाया। लुओ गुइशिंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर ये सच है तो अब मुझे इस योजना को लेकर काफी भरोसा हो गया है। हमारे युद्ध कवच बनाना मेरी सोच से कहीं आसान होगा। तो चलो शुरू करते हैं। हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। गु युए, तुम बाकी डिज़ाइनों को और बेहतर बनाओ। मैं धातुओं का पहला शोधन शुरू करता हूँ। जब तुम्हारे डिज़ाइन पूरी तरह तैयार हो जाएंगे तब मैं दूसरा शोधन करूँगा। ठीक है। चारों की अपनी अपनी पेशेवर विशेषज्ञता थी और हर कोई अपनी क्षेत्र में प्रतिभाशाली था। युद्ध कवच मास्टर बनने के साझा लक्ष्य के साथ उन्होंने अस्थायी रूप से अपने मतभेद भूलकर मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद लोहार की मेज पर 4 चमकती हुई धातुएं रखी थी। प्रथम श्रेणी की 1000 शोधित हैवी सिल्वर, मैजिकल सिल्वर, स्टिजियन लोहा और 1000 क्षण तांबा। तांग वुलन ने केवल 1 घंटे में 4 धातुओं का 1000 शोधन कर दिया था। हर बार काम पूरा होने पर 1 मीटर ऊंची प्रकाश रेखा ऊपर की ओर उठती थी, जो ये दर्शाती थी कि उसमें आत्मा का संचार हो चुका है। पूरे समय तांग वुलन बिल्कुल सहज दिखाई दे रहा था। भले ही वे उससे असंतुष्ट थी, लेकिन वू सिदो और लुओ गुइशिंग को मानना पड़ा कि वो उनसे बेहतर लोहार कोई नहीं हो सकता। चमकती हुई चारों परिष्कृत धातुएं इसका प्रमाण थी। क्या मेरे हाथ के कवच के डिज़ाइन को लेकर तुम्हारे कोई सुझाव हैं? तांग वुलन ने थोड़ी देर सोचा, ठुड्डी सहलाते हुए कहा, मुझे लगता है ये जैसा है वैसा ही बिल्कुल सही है। मेरा दाहिना हाथ मेरा मुख्य आक्रमण साधन है, इसलिए स्वर्ण ड्रैगन पंजे को और मजबूत बनाना सबसे अच्छा होगा। जहाँ तक मेरी ब्लू सिल्वर घास की बात है, जब तक कवच उसमें बाधा न डाले सब ठीक है। मुझे तुम्हारी क्षमता पर भरोसा है। अच्छा, जब डिज़ाइन पूरे हो जाएंगे तो मैं तुमसे स्वीकृति लूंगी। अब हम बाकी डिज़ाइनों और निर्माण प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो।
ठीक है, मैं बुजुर्ग फेंग को ढूंढने जा रहा हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। लुओ गुइशिंग ने तांग वुलिन को जाते हुए देखा, फिर गु युए की ओर मुड़ा। क्या वो हमेशा से लोहार कला में इतना अच्छा था? गु युए ने उसे तिरस्कार से देखा। वह अब भी मुकाबले में उसके व्यवहार को लेकर नाराज थी। क्या तुम्हें पता नहीं, कुछ लोग बस स्वर्ग से आशीर्वाद लेकर पैदा होते हैं। लुओ गुइशिंग ने बस हल्की सी मुस्कान दी। वह ब्लूप्रिंट के पास गया और उन्हें देखने लगा। डिजाइन का ये हिस्सा बहुत ज्यादा जटिल है, इसे ऐसे बनाना मेरे लिए मुश्किल होगा, इसलिए तुम्हें इसमें बदलाव करना चाहिए। तांग वुलिन के बिना ही वे तीनों डिजाइनों पर चर्चा करते रहे। उधर तांग वुलिन फेंग वू यू से मिलने चला गया। तांग वुलिन को अपनी व्यस्त जिंदगी पसंद थी। सब कुछ उसकी और उसके साथियों की बनाई योजना के अनुसार चल रहा था। हालांकि शिए शिए और शू शियाओयान उसके समूह का हिस्सा नहीं थे, फिर भी वे हमेशा क्लास 0 के सदस्य और उसके विश्वसनीय साथी रहेंगे। उसने उन्हें कभी नहीं भुलाया था और उनकी समस्याओं के लिए पहले ही एक बेहतरीन समाधान सोच रखा था। युआन एने ये हुई हमेशा की तरह अपने पुरुष वेश में थी। उसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लग रहा था। जैसे ही वह छात्रावास में दाखिल हुई, वह उसकी साफ सफाई देखकर चकित रह गई। फर्श पूरी तरह बुरा हुआ था, धूल का एक कण तक नहीं था। फिर वह अपने कमरे तक पहुंची और दरवाजे के बाहर साफ पानी भरी एक बाल्टी देखी। ये किसने किया? उसने भौहें से कोड़ी। उसने दरवाजा खोला और बाल्टी अंदर ले आई। उसके दिमाग में कुछ नाम आए। क्या ये तांग वुलिन हो सकता है? नहीं, नामुमकिन। जितना वह खाता है उसे देखते हुए तो वह अब भी भोजनालय में पेट भर रहा होगा। अगर तांग वुलिन को पता चलता कि युआन एने ये हुई उसके बारे में क्या सोच रही है, तो स्वर्ग ही जाने वह कैसी प्रतिक्रिया देता। तो फिर क्या ये युए ज़ेंग था? नहीं, वो इतना अच्छा इंसान नहीं हो सकता। भले ही अब मुझे पता है कि मैं कोई दुष्ट आत्मा साधक नहीं हूँ, फिर भी वह कक्षा में मुझसे झगड़ा करता रहता है। तो क्या वह हो सकता है? एक लंबा दुबला चेहरा उसके मन में उभरा। सुंदर चेहरे पर शरारती घमंडी सी मुस्कान। फिर उसने खुद को उसे पीटते हुए कल्पना की। उसने मुट्ठियां भींच ली, बाल्टी उठाई, गुस्से में दरवाजा खोला, सारा पानी बाहर फेंक दिया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। बाल्टी नीचे रखकर उसने कमर पर हाथ रखे। इससे उसका गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ। काफी देर बाद वो शांत हुई। लंबी सांस लेकर उसने पर्दे हटा दिए। अब जब सबको पता ही चल गया है, तो छात्रावास में ये ढोंग बनाई रखने का कोई मतलब नहीं। वह बिस्तर के पास गई और अपना कोट और विग उतार दिया, जिससे उसके गहरे लाल रंग सामने आ गए। उसने कुछ पल चेहरा रगड़ा और उसकी सुंदर विशेषताएं वापस उभर आईं। फिर उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आई। वह थोड़ी लंबी हो गई और उसके स्त्री सुलभ घुमाव और उभर आए। मेरा असली रूप ही सबसे आरामदायक है। वह अपनी गालों को छूते हुए इस बदलाव का आनंद ही ले रही थी कि अचानक उसकी आंखों में तेज दर्द कौंधा। वह लड़खड़ाकर बिस्तर की ओर गई, सिर को पकड़ते हुए उस पर गिर पड़ी। उसका शरीर झटकों से कांपने लगा। जबड़ा इतनी जोर से भींचा गया जैसे टूट जाएगा। ऐंठन से उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गई। आंसू बहने लगे और उसके मन में भय समाने लगा। उसकी आंखों के सामने केवल रक्त का सागर था। नहीं! उसने चीखते हुए खुद को जबरदस्ती सीधा किया। वह बिस्तर पर हाँफती हुई बैठी ही थी कि दरवाजा जोर से खुला और एक आकृति कमरे में दौड़ती हुई घुस आई। क्या हुआ? तुम ठीक हो? युआन एंड येहुई ने ऊपर देखा तो ज़ीशिए कमरे में घुस आया था। उसकी निगाहें युआन एंड येहुई की लाल आंखों से टकराईं। वो घबरा गया और गला सूखने पर भी दबे स्वर में पूछ बैठा, तो तुम ठीक हो? ज़ीशिए पूरा समय उसी का इंतजार कर रहा था। जैसा कि युआन एंड येहुई ने अंदाजा लगाया था, छात्रावास की सफाई उसी ने की थी। दरवाजे के बाहर पानी से भरी बाल्टी भी उसी ने रखी थी। उसने अपनी शैडो ड्रैगन डैगर का उपयोग कर खुद को अदृश्य रखते हुए आसपास ही छिपे रहकर युआन एंड येहुई के लौटने का इंतजार किया था। जब उसने उसे बाल्टी का पानी बाहर फेंकते देखा तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पेट में मुक्का मार दिया हो। वो जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में उसकी दर्द भरी चीखें पड़ी और वो बिना कुछ सोचे समझे कमरे में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसकी गहरी लाल आंखों से मिली, वो अजीब सा असहज महसूस करने लगा। बाहर निकलो! वो चीखी। आह! ज़ीशिए पलटकर भाग गया। उसके दिल में उसके प्रति डर अब भी बना हुआ था। उसे मार डालने की उसकी कोशिश की याद उसके दिमाग में गहरे तक छपी हुई थी। बाहर भागते समय भी ज़ीशिए दरवाजा बंद करना नहीं भूला। युआन एंड येहुई हाँफती रहीं और आंसू पोंछे। फिर वो कंबल को कसकर पकड़ते हुए अपने बिस्तर पर सिमट गईं। क्या तुम्हें पता है कि आत्मा परिष्करण कर सकने वाले लोहारों और न कर सकने वालों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? फेंग वुयू ने टैंग वुलिन से पूछा। वे आत्मा परिष्करण कर सकते हैं, टैंग वुलिन ने जवाब दिया।
बकवास, बात इतनी सरल नहीं है। मू चेन तुम्हें आखिर सिखा क्या रहे हैं? फेंग वुयू ने टैंग वुलिन को घूरा। उसकी तीखी नज़र से लड़का एक कदम पीछे हट गया। शिक्षक मू ने कहा था कि अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं उठाना चाहिए, और जब मैं वास्तव में आत्मा परिष्करण कर पाने लायक हो जाऊंगा तब वे मुझे वो सिखाएंगे, ताकि मैं अपनी मूल कुशलताओं पर ध्यान दे सकूं। बेतुका, फेंग वुयू गरजे। उनका सिखाने का तरीका आधा अधूरा है। अपने लोहार मार्ग की संपूर्ण समझ के बिना तुम सही ढंग से उसकी तैयारी और प्रगति नहीं कर पाओगे। ध्यान दो, मैं तुम्हें बताता हूं कि एक ग्रैंड मास्टर लोहार क्या होता है। आत्मा परिष्करण से पहले लोहारों को केवल तयशुदा प्रक्रियाओं के अनुसार काम करना होता है, यानी कुशल श्रम का अभ्यास। आत्मा परिष्करण के बाद ही लोहार अपने काम में अपनी विशेषता और व्यक्तित्व दिखा पाते हैं। ये लोहारों के लिए एक बड़ा पड़ाव है। फेंग वुयू थोड़ी देर रुके ताकि बात भीतर बैठ सके। यही चौथे और पांचवें दर्जे के लोहारों में सबसे बड़ा अंतर है। आज से एकल और समान धातुओं के अलावा तुम मिश्र धातुएं बनाओगे। मिश्र धातुएं? ये सुनकर टैंग वुलिन स्तब्ध रह गया और उसके मन में आगे की राह की झलक बनने लगी। आत्मा परिष्करण का अर्थ है धातु को जीवन देना, फेंग वुयू ने घोषणा की। तुम ये एक बार पहले कर चुके हो, तो बताओ इस प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा क्या था? धातु को जीवन देना, टैंग वुलिन ने तुरंत कहा। गढ़ते समय धातु धीरे धीरे बुद्धि प्राप्त करती है और एक स्तर पर पहुंचकर उसका स्वभाव ही बदल जाता है। उसी क्षण हमें अपनी जीवन शक्ति उसमें प्रवाहित कर उसे जगाना होता है, ताकि उसे वास्तविक जीवन मिले। तभी आत्मा परिष्करण सफल होता है। साथ ही चूंकि धातु मूलतः निर्जीव होती है, उसकी बुद्धि को हम कितनी दूर तक जगा पाते हैं, यही सफलता की कुंजी है। बुरा नहीं लड़के, काफी अच्छी व्याख्या है। अब बताओ, धातु की जन्मजात स्वभाव का जीवन देने की कठिनाई से क्या संबंध है? धातु जितनी बेहतर होगी, आत्मा परिष्करण उतना ही आसान होगा। जीवन की रचना ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जीवन के जन्म के उस क्षण में एक सूक्ष्म ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं। यही समस्त जीवन का आधार है। भले ही हम इसे महसूस न कर पाएं, निर्जीव वस्तुएं इसके प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। यदि कोई वस्तु इस ऊर्जा को सोख ले तो उसे जीवन मिल जाता है, और यदि नहीं तो यही ऊर्जा उसे नष्ट कर बेकार कर देती है। इसी कारण असफल आत्मा परिष्करण के बाद धातु अनुपयोगी हो जाती है। तुम्हारी प्रचुर जीवन शक्ति ही वो बड़ा कारण थी जिसकी वजह से तुम पहली बार सफल हुए। तुम्हारी जीवन ऊर्जा और रक्त सार भारी सामग्री में समा गए, जिससे वो सशक्त हुई और अंततः उसमें जीवन आया। तुमने अनजाने में एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया पूरी कर दी, जिसे हम फ्लेजलिंग लाइफ गार्ड कहते हैं। हर लोहार ये नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि संत लोहार भी केवल 30% बार ही सफल होते हैं। इसलिए अनगिनत प्रयोगों और असफलताओं के बाद हमने आत्मा परिष्करण की सफलता दर बढ़ाने की एक और विधि खोजी, धातु की मजबूती और जीवन ऊर्जा सोखने की क्षमता बढ़ाना। और इसके लिए हम मिश्र धातुएं बनाते हैं। मिश्र धातुएं वही हैं जो तुम सोच रहे हो, कई धातुओं का संयोजन। हालांकि इनका उपयोग मेकाओं में बहुत होता है, लेकिन वो वैसी नहीं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मेकाओं की मिश्र धातुएं अलग अलग धातुओं को पिघलाकर, अनुपात तय करके, मिलाकर और रसायनों की मदद से ढालकर बनाई जाती हैं। लेकिन जिन मिश्र धातुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो केवल हथौड़े और हाथों से गढ़ी जाती हैं। लोहारों को धातुओं का सावधानी से चयन करना और अनुपात सही रखना होता है। फिर उन्हें गढ़कर एक सार किया जाता है, ताकि मिश्र धातु मजबूत बने और उसके सर्वोत्तम गुण उभरें। और अंत में उस पर आत्मा परिष्करण किया जाता है, और उच्च स्तर पर आत्मा परिष्करण भी। जिस क्षण धातु आत्मा परिष्कृत होती है, उसी क्षण उसके भविष्य का विकास तय हो जाता है। आज से मैं तुम्हें मिश्र धातुएं गढ़ना सिखाऊंगा। जब तुम कुशलतापूर्वक 10 मिश्र धातुएं बना लोगे, तब हम आत्मा परिष्करण पर आगे बढ़ेंगे। इससे तुम्हारी सफलता की संभावना अधिक होगी। टैंग वुलिन पूरे ध्यान से सुन रहा था, लेकिन फेंग वुयू के अंतिम शब्दों ने उसकी आंखों में उत्साह की चमक भर दी। प्रथम श्रेणी के 1000 परिष्करण में 100% सफलता प्राप्त करने के बाद टैंग वुलिन को सच में ये नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ें। वर्षों की गढ़ाई के बाद वो कई प्रकार की धातुओं से अत्यंत परिचित हो चुका था, और उसकी 1000 परिष्करण तकनीक पूर्णता पर थी। आत्मा परिष्करण धातु को जीवन देता था, लेकिन उसके गुणों में बहुत बड़ा सुधार नहीं करता था। इसका मुख्य उद्देश्य धातु को उसके उपयोगकर्ता के साथ सामंजस्य में लाना था। ये सब टैंग वुलिन जानता था, पर अगला कदम क्या हो ये नहीं। आत्मा परिष्करण के आगे आत्मा परिष्करण और उसके बाद पौराणिक स्वर्गीय परिष्करण, इनके बारे में वो केवल नाम ही जानता था। वो पूरी तरह उलझन में था, लेकिन मिश्र धातुओं पर फेंग वुयू की व्याख्या ने जैसे उसके सामने एक नया द्वार खोल दिया। मिश्र धातुएं गढ़ने पर सीखकर वो लोहार के रूप में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, और उसे पूरा विश्वास था कि उच्च स्तरीय युद्ध कवचों की बुनियाद भी मिश्र धातुएं ही हैं। शायद शिक्षक मुझसे इसी बारे में बात करना चाहते थे। 5वां दर्जा प्राप्त करने के बाद सब कुछ बदल गया है। ये एक बिल्कुल
बिल्कुल नई दुनिया है। फेंग वुयू ने मिश्र धातुओं, उन्हें गढ़ने के तरीकों और सबसे महत्वपूर्ण उनके सूत्रों के बारे में पढ़ाना शुरू किया। अनगिनत प्रयोगों और असफलताओं के बाद बने ये सूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक पहुंचते आए हैं। हर एक सूत्र एक अमूल्य विरासत है। मिश्र धातु के सूत्र सामान्य और दुर्लभ दो श्रेणियों में बांटे जाते थे। दुर्लभ सूत्र ऐसे रहस्य माने जाते थे जिन्हें केवल कुछ विशेष लोगों को ही जानने की अनुमति थी। सामान्य सूत्र इसके विपरीत लगभग सभी के लिए उपलब्ध थे। जितनी अधिक धातुएं किसी मिश्र धातु में होती, उसे गढ़ना उतना ही कठिन होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर अतिरिक्त धातु के साथ मिश्रण में होने वाले रूपांतरणों की संख्या बढ़ जाती। इसी कारण अधिक धातुओं वाले सूत्र कहीं अधिक मूल्यवान माने जाते थे। सामान्य श्रेणी के सूत्रों में आमतौर पर 2 से 3 धातुएं होती थी। 3 से अधिक धातुओं वाला कोई भी सूत्र दुर्लभ माना जाता था और धातुओं की संख्या बढ़ने के साथ उसकी दुर्लभता भी बढ़ती जाती थी। टैंग वुलिन को ये ज्ञात नहीं था कि जब कोई लोहार मिश्र धातुएं सीखना शुरू करता है तो वंशानुक्रम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन ने तो सामान्य श्रेणी के मिश्र धातु सूत्रों की बिक्री भी केवल प्रतिभाशाली लोहारों तक ही सीमित रखी थी। सौभाग्य से टैंग वुलिन के गुरु फेंग वुयू और मू चेन दोनों ही संत लोहार थे। उसे मिश्र धातु सूत्रों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। युआनन येहुई ने ऊपर देखा तो ज़ीशिए कमरे में घुस आया था। उसकी निगाहें युआनन येहुई की लाल आंखों से टकराईं। वो घबरा गया और गला सूखने पर भी दबे स्वर में पूछ बैठा, तुम ठीक हो? ज़ीशिए पूरा समय उसी का इंतजार कर रहा था। जैसा कि युआनन येहुई ने अंदाज़ा लगाया था, छात्रावास की सफाई उसी ने की थी। दरवाजे के बाहर पानी से भरी बाल्टी भी उसी ने रखी थी। उसने अपनी शैडो ड्रैगन डैगर का उपयोग कर खुद को अदृश्य रखते हुए आसपास ही छिपे रहकर युआनन येहुई के लौटने का इंतजार किया था। जब उसने उसे बाल्टी का पानी बाहर फेंकते देखा तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके पेट में मुक्का मार दिया हो। वो जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में उसकी दर्द भरी चीखें पड़ी और वो बिना कुछ सोचे समझे कमरे में घुस गया। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उसकी गहरी लाल आंखों से मिली, वो अजीब सा असहज महसूस करने लगा। बाहर निकलो, वो चीखी। आह! ज़ीशिए पलटकर भाग गया। उसके दिल में उसके प्रति डर अब भी बना हुआ था। उसे मार डालने की उसकी कोशिश की याद उसके दिमाग में गहरे तक छपी हुई थी। बाहर भागते समय भी ज़ीशिए दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला। युआनन येहुई हाँफती रही और आंसू पोंछे। फिर वो कंबल को कसकर पकड़ते हुए अपने बिस्तर पर सिमट गई। क्या तुम्हें पता है कि आत्मा परिष्करण कर सकने वाले लोहारों और न कर सकने वालों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? फेंग वुयू ने तांग वुलिन से पूछा। वे आत्मा परिष्करण कर सकते हैं, तांग वुलिन ने जवाब दिया। बकवास, बात इतनी सरल नहीं है। मू चेन तुम्हें आखिर सिखा क्या रहे हैं? फेंग वुयू ने तांग वुलिन को घूरा। उसकी तीखी नज़र से लड़का एक कदम पीछे हट गया। शिक्षक मू ने कहा था कि अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ नहीं उठाना चाहिए, और जब मैं वास्तव में आत्मा परिष्करण कर पाने लायक हो जाऊंगा तब वे मुझे वो सिखाएंगे, ताकि मैं अपनी मूल कुशलताओं पर ध्यान दे सकूं। बेतुका, फेंग वुयू गरजे। उनका सिखाने का तरीका आधा अधूरा है। अपने लोहार मार्ग की संपूर्ण समझ के बिना तुम सही ढंग से उसकी तैयारी और प्रगति नहीं कर पाओगे। ध्यान दो, मैं तुम्हें बताता हूं कि एक ग्रैंड मास्टर लोहार क्या होता है। आत्मा परिष्करण से पहले लोहारों को केवल तयशुदा प्रक्रियाओं के अनुसार काम करना होता है, यानी कुशल श्रम का अभ्यास। आत्मा परिष्करण के बाद ही लोहार अपने काम में अपनी विशेषता और व्यक्तित्व दिखा पाते हैं। ये लोहारों के लिए एक बड़ा पड़ाव है। फेंग वुयू थोड़ी देर रुके ताकि बात भीतर बैठ सके। यही चौथे और पांचवें दर्जे के लोहारों में सबसे बड़ा अंतर है। आज से एकल और समान धातुओं के अलावा तुम मिश्र धातुएं गढ़ोगे। मिश्र धातुएं? ये सुनकर तांग वुलिन स्तब्ध रह गया और उसके मन में आगे की राह की झलक बनने लगी। आत्मा परिष्करण का अर्थ है धातु को जीवन देना। तुम ये एक बार पहले कर चुके हो, तो बताओ उस प्रक्रिया में सबसे कठिन हिस्सा क्या था? धातु को जीवन देना, तांग वुलिन ने तुरंत कहा। गढ़ते समय धातु धीरे धीरे बुद्धि प्राप्त करती है और एक स्तर पर पहुंचकर उसका स्वभाव ही बदल जाता है। उसी क्षण हमें अपनी जीवन शक्ति उसमें प्रवाहित कर उसे जगाना होता है ताकि उसे वास्तविक जीवन मिले। तभी आत्मा परिष्करण सफल होता है। साथ ही क्योंकि धातु मूलतः निर्जीव होती है, उसकी बुद्धि को हम कितनी दूर तक जगा पाते हैं, यही सफलता की कुंजी है।
बुरा नहीं लड़के, काफी अच्छी व्याख्या है। अब बताओ, धातु के जन्मजात स्वभाव का जीवन देने की कठिनाई से क्या संबंध है? धातु जितनी बेहतर होगी, आत्मा परिष्करण उतना ही आसान होगा। जीवन की रचना ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। जीवन के जन्म के उस क्षण में एक सूक्ष्म ऊर्जा का विस्फोट होता है, जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं। यही समस्त जीवन का आधार है। भले ही हम इसे महसूस न कर पाएं, निर्जीव वस्तुएं इसके प्रति बेहद संवेदनशील होती हैं। यदि कोई वस्तु इस ऊर्जा को सोख ले तो उसे जीवन मिल जाता है, और यदि नहीं तो यही ऊर्जा उसे नष्ट कर बेकार बना देती है। इसी कारण असफल आत्मा परिष्करण के बाद धातु अनुपयोगी हो जाती है। तुम्हारी प्रचुर जीवन शक्ति ही वो बड़ा कारण थी जिसकी वजह से तुम पहली बार सफल हुए। तुम्हारी जीवन शक्ति और रक्तसार भारी चांदी में समा गए, जिससे वो सशक्त हुई और अंत में उसमें जीवन आया। तुमने अनजाने में एक अत्यंत कठिन प्रक्रिया पूरी कर दी, जिसे हम फ्लेजलिंग लाइफ गार्ड कहते हैं। हर लोहार ये नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि संत लोहार भी केवल 30% बार ही सफल होते हैं। इसलिए अनगिनत प्रयोगों के बाद हमने आत्मा परिष्करण की सफलता दर बढ़ाने की एक और विधि खोजी, धातु की मजबूती और जीवन ऊर्जा सोखने की क्षमता बढ़ाना। और इसके लिए हम मिश्र धातुएं गढ़ते हैं। मिश्र धातुएं वही हैं जो तुम सोच रहे हो, कई धातुओं का संयोजन। हालांकि इनका उपयोग मैकाओं में बहुत होता है, लेकिन वो वैसी नहीं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। मैकाओं की मिश्र धातुएं अलग अलग धातुओं को पिघलाकर, अनुपात तय करके, मिलाकर और रसायनों की मदद से ढालकर बनाई जाती हैं। लेकिन जिन मिश्र धातुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वे केवल हथौड़े और हाथों से गढ़ी जाती हैं। लोहारों को धातुओं का सावधानी से चयन करना और अनुपात सही रखना होता है। फिर उन्हें गढ़कर एकसार किया जाता है ताकि मिश्र धातु मजबूत बने और उसके सर्वोत्तम गुण उभरें। अंत में उस पर आत्मा परिष्करण किया जाता है, और उच्च स्तर पर आत्मा परिष्करण भी। जिस क्षण धातु आत्मा परिष्कृत होती है, उसी क्षण उसके भविष्य का विकास तय हो जाता है। आज से मैं तुम्हें मिश्र धातुएं गढ़ना सिखाऊंगा। जब तुम कुशलतापूर्वक 10 मिश्र धातुएं बना लोगे, तब हम आत्मा परिष्करण पर आगे बढ़ेंगे। इससे तुम्हारी सफलता की संभावना अधिक होगी। तांग वुलिन पूरे ध्यान से सुन रहा था, लेकिन फेंग वुयू के अंतिम शब्दों ने उसकी आंखों में उत्साह की चमक भर दी। प्रथम श्रेणी के 1000 परिष्करण में 100% सफलता प्राप्त करने के बाद तांग वुलिन को सच में ये नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ा जाए। वर्षों की गढ़ाई के बाद वो कई प्रकार की धातुओं से अत्यंत परिचित हो चुका था, और उसकी 1000 परिष्करण तकनीक पूर्णता पर थी। आत्मा परिष्करण धातु को जीवन देता था, लेकिन उसके गुणों में बहुत बड़ा सुधार नहीं करता था। इसका मुख्य उद्देश्य धातु को उसके उपयोगकर्ता के साथ सामंजस्य मिलाना था। ये सब तांग वुलिन जानता था, पर अगला कदम क्या हो, ये नहीं। आत्मा परिष्करण के आगे आत्मा परिष्करण और उसके बाद पौराणिक स्वर्गीय परिष्करण, इनके बारे में वो केवल नाम ही जानता था। वो पूरी तरह से उलझन में था, लेकिन मिश्र धातुओं पर फेंग वुयू की व्याख्या ने जैसे उसके सामने एक नया द्वार खोल दिया। मिश्र धातुएं गढ़ना सीखकर वो लोहार के रूप में नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था, और उसे पूरा विश्वास था कि उच्च स्तरीय वॉर कवचों की बुनियाद भी मिश्र धातुएं हैं। शायद शिक्षक मुझसे इसी बारे में बात करना चाहते थे। 5वां दर्जा प्राप्त करने के बाद सब कुछ बदल गया है। ये एक बिल्कुल नई दुनिया है। फेंग वुयू ने मिश्र धातुओं, उन्हें गढ़ने की विधियों और सबसे महत्वपूर्ण उनके सूत्रों के बारे में पढ़ाना जारी रखा। अनगिनत प्रयोगों और असफलताओं के बाद बने ये सूत्र पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु से शिष्य तक पहुंचते आए थे। हर एक सूत्र एक अमूल्य विरासत थी। मिश्र धातु के सूत्र सामान्य और दुर्लभ 2 श्रेणियों में बांटे जाते थे। दुर्लभ सूत्र ऐसे रहस्य माने जाते थे जिन्हें केवल कुछ विशेष लोगों को ही जानने की अनुमति थी। सामान्य सूत्र इसके विपरीत अपेक्षाकृत सभी के लिए उपलब्ध होते थे। जितनी अधिक धातुएं किसी मिश्र धातु में होती, उसे गढ़ना उतना ही कठिन होता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर अतिरिक्त धातु के साथ मिश्रण में होने वाले रूपांतरणों की संख्या बढ़ जाती। इसी कारण अधिक धातुओं वाले सूत्र कहीं अधिक मूल्यवान माने जाते थे। सामान्य श्रेणी के सूत्रों में आमतौर पर 2 से 3 धातुएं होती थीं। 3 से अधिक धातुओं वाला किसी भी सूत्र को दुर्लभ माना जाता था, और धातुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही उसकी दुर्लभता भी बढ़ती जाती थी। तांग वुलिन को ये ज्ञात नहीं था कि जब कोई लोहार मिश्र धातुएं सीखना शुरू करता है, तब वंशानुक्रम कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन ने तो सामान्य श्रेणी के मिश्र धातु सूत्रों की बिक्री भी केवल प्रतिभाशाली लोहारों तक सीमित रखी थी। सौभाग्य से तांग वुलिन के गुरु फेंग वुयू और मू चेन दोनों ही संत लोहार थे। उसे मिश्र धातु सूत्रों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। स्पिन फोर्जिंग,
क्या वो ये भी कर सकता है? मू चैन को अंततः एहसास हुआ कि वो अपने शिष्य को उतना नहीं जानता था जितना वो सोचता था। उसका दर्शन ये रहा था कि जब तक कोई छात्र एक मजबूत आधार बना ले और वो स्वयं उसे धीरे धीरे मार्गदर्शन देता रहे तो सफलता अपने आप बहते पानी की तरह आ जाएगी। इसी कारण जब उसे फेंग वुयू के कृत्यों की भनक लगी थी तो वो बेहद क्रोधित हुआ था। उस सनकी ने तांग वुलेन को मिश्र धातुओं के बारे में सिखाया, जिससे उसने अपने छात्र के लिए तय की हुई क्रमिक गति को तोड़ दिया। लेकिन उसकी आंखों के सामने तांग वुलेन बिना किसी चूक के मिश्र धातु को ढाल रहा था। उसके हाथ बेहद सावधानी से चल रहे थे और उसकी कारीगरी पूरी तरह सुसंगठित थी। पहली नजर में मू चैन को लगा था कि उसका शिष्य प्रेस फोर्जिंग से मिश्र धातु बनाएगा, लेकिन अब ये साफ था कि ऐसा नहीं था। उसने स्पिन फोर्जिंग का सहारा लिया था, एक कहीं अधिक कठिन प्रक्रिया। हालांकि इसमें ज्यादा कौशल, ज्यादा समय और अधिक आत्मा शक्ति लगती है, लेकिन इसके बदले ये कहीं अधिक सामंजस्यपूर्ण और स्थिर मिश्र धातु पैदा करती है। सामान्यतः स्पिन फोर्जिंग के लिए 5 आत्मा छल्लों की आवश्यकता होती है। तांग वुलेन के पास केवल 3 थे। फिर भी वो इस बात से अवगत था और उसने इस बाधा को पार करने के लिए एक तरकीब अपनाई थी। शुरुआत में प्रेस फोर्जिंग करके उसने मिश्र धातु को उस अवस्था तक पहुंचाया जहां वो शेष प्रक्रिया स्पिन फोर्जिंग से पूरी कर सकता था। और उसके पास 1 से अधिक तरकीबें थी। उसके हथौड़े लगातार गिर रहे थे, प्रकाश बिखेरते हुए, जबकि धातु और तेजी से घूमती जा रही थी। क्या वो आत्मा शक्ति और शुद्ध शारीरिक बल के बीच अदला बदली कर रहा है? मू चैन स्तब्ध होकर देखता रहा। क्या वो सचमुच बिना आत्मा शक्ति से अपने शरीर को मजबूत किए सफल हो सकता है? फोर्जिंग में आत्मा शक्ति का मुख्य उपयोग लोहार और धातु के बीच एक संबंध स्थापित करने के लिए होता है। यदि लोहार आत्मा शक्ति देना बंद कर दे तो वो संबंध कुछ समय तक बना रह सकता है, उसके बाद ही समाप्त होता है। तांग वुलेन ने इसी गुण का लाभ उठाया। वो केवल शुद्ध बल के छोटे छोटे दौरों में काम कर रहा था। हालांकि ये मानसिक रूप से अत्यंत थकाने वाला था, क्योंकि उसे उस अवशिष्ट संबंध को बनाए रखना पड़ता था और उसके टूटने की कगार पर आत्मशक्ति डालनी पड़ती थी। फिर भी इस तकनीक से उसने कुल मिलाकर काफी आत्मशक्ति बचा ली। सेकंड बीतते गए, फिर मिनट। फिर भी इस समय साध्य कार्य में तांग वुलेन ने एक पल के लिए भी विराम नहीं लिया। उसे दोनों धातुओं के परिवर्तन और सामंजस्य के अनुसार लगातार समायोजन करना पड़ रहा था। यह अत्यंत श्रम साध्य था और उसकी आत्मा शक्ति को धीरे धीरे चूस रहा था। जल्द ही 1 घंटा बीत गया। शुरुआत से अब तक तांग वुलेन की एकाग्रता जरा भी डगमगाई नहीं थी। उसका मन और शरीर सर्वश्रेष्ठ अवस्था में काम कर रहे थे और उसकी आत्मा शक्ति स्थिर गति से घट रही थी। सही समय पर अदला बदली करके और मिस्टीरियस हेवन मेथड का उपयोग करके, जो उसके तीसरे आत्मा छल्ले के बाद और बेहतर हो गया था, वो स्पिन फोर्जिंग जारी रख सका। मू चैन के चेहरे पर विस्मय साफ झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका शिष्य इतना उन्नत हो सकता है। मिश्र धातु फोर्जिंग आत्म परिष्करण से बिल्कुल अलग स्तर की चीज थी। जहां आत्म परिष्करण लोहार के मन, शरीर और आत्मा शक्ति की परीक्षा लेता है, वहीं मिश्र धातु फोर्जिंग उसकी तकनीक और धातु की समझ को परखता है। तांग वुलेन ने 3 वर्षों तक अपने 1000 परिष्करण कौशल को निखारा था, जिसने उसे असाधारण आधार और धातु की ऐसी समझ दी थी जो उसके समान रैंक वालों से कहीं आगे थी। अनजाने में वो पूरे समय इसी के लिए तैयारी कर रहा था। 2 घंटे बाद तांग वुलेन का माथा पसीने से भीग गया और थकान से उसका शरीर डगमगाने लगा। 3 घंटे के बाद उसकी आत्मा शक्ति में ज्यादा कुछ शेष नहीं बचा था। फिर भी उसके हथौड़े की चोटें रुकी नहीं और धातु घूमती रही। गहरी सांस लेते हुए तांग वुलेन की दृष्टि तेज हो गई और उसका रक्तसार गरजने लगा। उसके 3 बैंगनी आत्मा छल्लों की जगह एक सुनहरा आत्मा छल्ला प्रकट हुआ। उसके शरीर में सुनहरे आत्मा छल्ले की दीप्ति के साथ कंपन हुआ और उसकी दाहिनी भुजा शक्ति से फूल गई। सुनहली शल्क उसकी भुजा और छाती पर उभर आईं। हर हथौड़े की चोट के साथ धातु के चारों ओर बन रहे श्वेत प्रकाश के भंवर में सुनहरे रंग की एक झलक फैली। हर वार के साथ सोना श्वेत को निगलता गया और जल्द ही पूरा भंवर चमकदार सुनहरे रंग में बदल गया। उसका अनियंत्रित रक्तसार कमरे का तापमान कई डिग्री बढ़ा रहा था। वो उसके शरीर में इतनी जोर से बह रहा था कि मू चैन तक उसे सुन सकता था। हालांकि मू चैन तांग वुलेन के रक्तसार आत्मा छल्ले से परिचित था, लेकिन श्रेक अकेडमी आने के बाद ये पहली बार था जब उसने स्वयं अनुभव किया कि तांग वुलेन का रक्तसार कितना प्रबल हो चुका है। यदि 3 आत्मा छल्लों से कोई काम तांग वुलेन नहीं कर सकता था तो वो अपने रक्तसार आत्मा छल्ले और शारीरिक बल के बल पर उसे पूरा कर लेता। लेकिन अब जब उसने गोल्डन ड्रैगन बॉडी सक्रिय कर ली थी तो वो अपनी पूर्व अदला बदली विधि का उपयोग नहीं कर सकता था। उसने अपनी कोशिशें दुगनी कर दी और उसकी फोर्जिंग पहले से कहीं अधिक उन्मादी हो गई। अब जब भी उसके हथौड़े धातु पर पड़ते, प्रकाश की एक चमकदार वलय खिल उठती। सुनहरे भंवर के साथ मिलकर वो दृश्य अत्यंत विस्मयकारी था। अचानक तांग वुलेन ने हथौड़े थामे एक हाथ को गिरा दिया और दूसरे को ऊंचा उठाया। उठो! और उसने हथौड़ा जोर से नीचे पटका। धातु से आकाश की ओर एक प्रकाश की किरण फूट पड़ी। सुनहरा भंवर और तेजी से घूमने लगा और चारों ओर गूंजती हुई भनभनाहट फैल गई। प्रकाश 5 फीट ऊपर तक उठा। एक क्षण के लिए वो कांपा, फिर उसके शीर्ष से नीली लहरें फूट पड़ी। एक पल बाद ड्रैगन की गर्जना से कमरा कांप उठा और नीले प्रकाश से सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा, जो और 3 फीट ऊपर उठा। ये 1000 परिष्कृत है, आत्मा के साथ।
साथ संयुक्त होकर आत्मा जन्म रहे हैं, मू चेन ने घोषणा की। मिश्र धातुओं और समरूप धातुओं में प्रथम श्रेणी 1000 परिष्करण का मानक अलग होता है। किसी मिश्र धातु का 1000 परिष्कृत होकर आत्मा उत्पन्न करना धातु के सफल संलयन का प्रतीक है, या कम से कम उसकी प्रारंभिक सफलता का। तांग वुलेन के होठों पर संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। ये मिश्र धातु फोर्जिंग सीखने के बाद उसकी पहली सफल कृति थी। धातु से निकलती प्रकाश किरण उसके आत्मा के उदय का प्रतीक थी और ये दर्शाती थी कि मिश्र धातु सफलतापूर्वक ढाली गई है। ये प्रकाश तभी प्रकट होता है जब धातुएं अपनी आत्मा बनाए रखते हुए पूरी तरह एकीकृत हो जाएं। आत्मा के उदय की प्रक्रिया हर लोहार के लिए अलग होती है, क्योंकि ये उनके मार्शल वोल से प्रभावित होती है। अतिरिक्त इसके नीली लहरें तांग वुलेन के ब्लू सिल्वर ग्रास से आई थी, जबकि सुनहरा प्रकाश उनके गोल्डन ड्रैगन किंग रक्त वंश से उत्पन्न हुआ था। चूंकि सुनहरा प्रकाश 5 फीट तक पहुंचा तो ये स्पष्ट था कि उनका गोल्डन ड्रैगन किंग रक्त वंश उनके ब्लू सिल्वर ग्रास से कहीं अधिक प्रभावी था। प्रकाश की ऊंचाई धातु के संलयन की मात्रा और आत्मा मास्टर के मार्शल वोल की विशेषताओं से संबंधित है। सामान्यतः 1 फीट ऊंचा प्रकाश भी दुर्लभ माना जाता है, लेकिन तांग वुलेन ने इसे 3 फीट तक पहुंचा दिया था। ये लोहारों की दुनिया में एक चमत्कार था। श्वेत, नीले और सुनहरे प्रकाश की चमक 20 सेकंड से अधिक समय तक बनी रही, फिर धीरे धीरे लुप्त हो गई। फोर्जिंग टेबल पर धातु का एक अंडाकार ढेला रखा था। उसका शरीर जेड की तरह चमक रहा था और उसके भीतर बादलों जैसा पैटर्न धुंध की तरह नाच रहा था। भले ही वो आत्म परिष्कृत नहीं थी, फिर भी वो जीवन से भरपूर थी। उसके चारों ओर चांदी सी आभा मंडरा रही थी। ये था जेड सिल्वर। मू चेन अपनी सीट से उठा, धातु को उठाया और उसे एक उपकरण में डाला। सामंजस्य दर 91% है। सिर्फ 91%? तांग वुलेन को लगा था कि उसकी फोर्जिंग पूर्ण थी और वो 100% से इतनी दूर होने पर निराश हो गया। मू चेन के मुंह का कोना फड़का। सिर्फ? तुम्हें क्या लगता है मिश्र धातु फोर्जिंग क्या मजाक है? 60% सामंजस्य दर भी सफलता मानी जाती है और हर 5% बढ़ोतरी के साथ धातु का स्तर भी बढ़ता है। ये 91% सिर्फ तुम्हारी लोहार कला का परिणाम नहीं, ये तुम्हारे मार्शल वोल और रक्त वंश से भी प्रभावित है। उनके बिना तुम इस स्तर की वस्तु कभी नहीं बना पाते। बच्चे, ये 91% सामंजस्य दर है। यहाँ तक कि मुझ जैसे सेंट ब्लैकस्मिथ को भी हर बार ऐसा परिणाम नहीं मिलता। बेशक मू चेन के लिए जेड सिल्वर जैसी सरल मिश्र धातु ढालना कठिन नहीं था। इसके अलावा हेवी सिल्वर और मैजिक सिल्वर में कई समान गुण थे, जिससे मिश्र धातु फोर्जिंग की प्रक्रिया आसान हो गई। फिर भी तांग वुलेन की उम्र केवल 13 वर्ष की थी। एक बार फिर से उसने लोहारों की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। इससे पहले कि वो आगे सोच पाता, एक आवाज ने उसके विचारों की धारा तोड़ दी। गुरुजी, क्या मैं इस जेड सिल्वर के टुकड़े को अपने पास रख सकता हूँ?